वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम है नाजमीन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट साइकोलॉजी पेपर 2 के लिए जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। उसी सीरीज में मैं वो सीरीज को आगे बढ़ा रही हूँ जो मोटिवेशन से रिलेटेड कल भी मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, मतलब इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। तो आई होप आपने वो देखे होंगे, एक बार उनको ज़रूर देखेगा और प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है। एक तो आपका सिलेबस, ठीक है, और एक और आपका पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में मैं सारे पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट डिस्कस करूंगी, यहाँ पे एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया भी दूंगी। उससे क्या होगा ना, ताकि आप इन थ्योरी को नोट कीजिएगा। देखिए, पढ़ने का तरीका याद रखिएगा। जो जब आप मेरे साथ में जुड़े हुए हो तो आपको क्या करना है, जो कुछ भी मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसको क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। जैसे अभी अगर मैंने आपको बताया कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये रियान डेसी की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी से आया हुआ है, ठीक है। तो जो कुछ मैंने समझा दिया वेल एंड गुड। उसके बाद में आपको क्या करना है, खुद भी जाना है, या तो आप गूगल रिसर्च कीजिएगा या बुक में जाकर के इसको देखेगा और इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बनाएगा। आई 100% श्योर दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, 110%। क्योंकि जब हमने अपना एग्जाम क्लियर किया था तो ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स हम लोगों को बहुत फ़ायदा की थी। तो डेफिनेटली आपके एग्जाम को क्लियर करने में भी ये टिप्स एंड ट्रिक्स काम देगी और आपकी जेआरएफ की जर्नी में हम लोग थोड़ी सी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। चलते हैं बिना किसी डिले के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई होप आपको स्क्रीन अच्छे से दिख रही होगी। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोड़िए। तो आपको क्या है, क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। मतलब कि जो आपकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की थियरी है उसके अकॉर्डिंग ये बताना है कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका एक्सपीरियंस एंड कंपिटेंसी, दूसरा आपका ऑप्शन है कंपिटेंसी एंड ऑटोनॉमी, तीसरा आपका ऑप्शन है कॉम्पिटेंसी एंड नोवेल्टी सीकिंग, अगला ऑप्शन है आपका नोवेल्टी सीकिंग एंड सेंसेशन सीकिंग, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने रैन डेसी की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी पढ़ी होगी तो उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए रैन डेसी की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, कौन सी थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, ठीक है। जो रेयान डेसी है उनकी सेल्फ डिटर्मिनेशन की थ्योरी है। उस सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने बात की थी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में उन्होंने 3 फैक्टर के बारे में बात की थी। उनमें से 2 फैक्टर के बारे में यहाँ पे दिया है, उनको हमको पहचानना है, ठीक है, क्लियर। तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो इसका आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर, नंबर 2 कॉम्पिटेंसी ऑटोनॉमी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो रेयान डेसी की सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी ये बोलती है कि जो आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ मोटिवेशन क्या है और इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है 2 मिनट में, ठीक है। तो सबसे पहले मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन एक पूरी की पूरी प्रोसेस है जिसमें कोई भी कार्य स्टार्ट होता है, मतलब किसी भी काम का, किसी भी गोल को अगर आपको प्राप्त करना है, किसी गोल की तरफ आपको अचीवमेंट की तरफ जाना है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले
जो आपका काम आप उसके लिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करना, उसके लिए डायरेक्ट करना अपने आप को, और उसके लिए कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ में प्रयास करते रहना, काम करते रहना, अनटिल एंड अनलेस यू अचीव यू कैन अचीव योर गोल। कब तक? जब तक कि आप अपने गोल को अचीव कर सके तब तक ये सिस्टम चलेगा। तो आप लोगों को याद रखना है, मोटिवेशन क्या है? एक प्रक्रिया है एनर्जी जो आपको एनर्जाइज करती है किस चीज़ के लिए? किसी गोल को स्टार्ट, किसी गोल को प्राप्त करने की दिशा में, उस काम को स्टार्ट करने में, डायरेक्ट करने में और कंटिन्यूटी बनाए रखने में। कब तक? जब तक कि गोल अचीव नहीं हो जाता। तो ये मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन और एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, अगर कोई पर्सन कोई काम इसलिए कर रहा है क्योंकि आपको बाहर से कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, बाहर से कुछ इंसेंटिव मिलेंगे, तो इंसेंटिव की वजह से अगर कोई मोटिवेट होकर के काम कर रहा है तो वो वाला जो मोटिवेशन होगा वो होगा आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और अगर किसी पर्सन के अंदर कोई काम करने का अंदर से डिजायर आ रहा है, ठीक है, कोई काम खुद से करना चाहता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट के साथ काम करना चाह रहा है, तो वो वाला जो उस इंटरेस्ट के साथ, जैसे कुछ लोगों की हॉबी होती है ना, गेम्स खेलना, तो अब उनको चाहे आप कुछ दो या ना दो रिवॉर्ड के फॉर्म में, वो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। लाइक बच्चे होते हैं, उनको गेम्स पीरियड बहुत पसंद होता है स्कूल में, ठीक है, तो आप उनको चाहे कुछ दो या ना दो, आप उनको पैसे दो ना दो, उनको कोई फर्क नहीं, कोई प्राइज दो नहीं दो, उनको कोई फर्क नहीं, वो जाएंगे और खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वो खेल रहे हैं वो अपने आप में रिवॉर्डिंग है, ठीक है, अंदर से आता है। तो इस चीज को बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल क्या दे सकते हैं? जैसे आपने कोई कंपनी है, आपके पास में एक जॉब ऑफर आया, ठीक है, कि ये कंपनी है और इसमें बहुत बड़ा आपको अच्छा खासा सैलरी का अमाउंट दिया जाएगा, तो आपने बहुत बड़ा सैलरी अमाउंट देख करके वो कंपनी ज्वाइन कर ली। लेकिन एक बात थी कि उस काम में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको सैलरी अच्छी ऑफर हो रही थी तो आपने उस कंपनी में नौकरी कर ली, है ना, आपने उस कंपनी में जॉब कर लिया। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। वो जो आउटकम है, वो जो सैलरी है, उसकी वजह से मोटिवेट होकर के काम किया, तो वो हो जाएगा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और अंदर से आ रहा था, लाइक जिसकी कुछ हॉबी हुई, इंटरेस्टिंग चीज हुई, वो काम करने में अगर कुछ हो रहा है आपको, मतलब आप मोटिवेट हो रहे हो, अंदर से आ रहा है, तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो रैंड एंड डेसी ने इंट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में बताया था, 3 फैक्टर बताए। 3 फैक्टर में उन्होंने बताया था कि कार चलानी है। क्या चलानी है? कार चलानी है। आई एम जस्ट जोकिंग। एक्चुअली आपको याद रखना है CAR से, कार से, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपना एग्जाम प्रिपेयर किया था ना, तो मैंने भी इसी को इसी तरीके से किया था कि है ना, देसी कार से मैंने इसको याद किया था। देसी कार है ना, तो देसी कार से आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो रियान एंड डेसी ने उन्होंने कार दी थी, कार मतलब CAR। अब सी से क्या है, ए से क्या है, आर से क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सी का मतलब होता है कॉम्पिटेंसी। क्या हो गया? कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है योग्यता, हिंदी में अगर बात करें तो, ठीक है। ऐसे होगा आपका ऑटोनोमी। ऑटोनोमी का मतलब होता है आपकी स्वतंत्रता, ठीक है। और आर से होता है रिलेटेडनेस। रिलेटेड्स का मतलब होता है संबंध, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार अच्छे से आप समझिएगा इसको। रियान डेसी का समझ आया? कॉम्पिटेंसी, ऑटोनॉमी और रिलेटेडनेस। तो जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है उसके पीछे उन्होंने ये 3 फैक्टर बताए। सबसे पहले कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी में उन्होंने बताया कि हम सब के अंदर एक डिजायर होता है कि अपने आप को कॉम्पिटेंट करें, है ना, अपने आप को कॉम्पिटेंट करने का डिजायर होता है। लाइक हम बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते, लिखाई करते, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सर्टेन लेवल पे हमको कुछ चीज़ अचीव करनी। लाइक हम UGC नेट JRF की प्रिपरेशन करें, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपको अपने अंदर कॉम्पिटेंसी लाना है। किस चीज़ की कॉम्पिटेंसी? ताकि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता लाने के लिए, उसकी कॉम्पिटेंसी लाने के लिए आप क्या कर रहे हो? UGC नेट JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो सर्टेन लेवल पे कॉम्पिटेंसी लाने के लिए, अब ये मोटिवेशन इंट्रिंसिक होता है। अब बाहर से आपको कोई नहीं बोल रहा कि जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए, ठीक है, आपके अंदर से आ रहा है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या रिसर्च करना है, और उसके लिए आपको योग्यता चाहिए, कॉम्पिटेंसी चाहिए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आई होगी। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि हम सब
इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे डिसीजन पे हमारा एकाधिकार हो, हम जो भी करें उसमें हम इंडिपेंडेंट हो, कोई हमको बोले ना, मतलब कोई और हम पे ऑर्डर ना करे, ठीक है। तो हम सब ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर होती है कि हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, हम चाहते हैं कि हमें ऑटोनॉमी मिले हर तरीके से, ठीक है। तो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो ये भी एक मोटिवेशन होता है, ठीक है। मोटिवेशन का, इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एक रीज़न होता है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रिजन है और उसमें कोई कैदी है, ठीक है, तो उसकी उस टाइप पे होता है कि यार मुझे कैद ना किया जाए, ठीक है, तो उसका मोटिवेशन होगा कि किसी तरीके से इससे बाहर आया जाए, ठीक है। तो जो भी होगा, या फिर वो अच्छा वहाँ पे अच्छे काम करेगा, है ना, तो कि यार अच्छा बनने की कोशिश करेगा, अच्छे से रहने की कोशिश करेगा, ताकि अगर हो सके तो जितनी उसकी सजा है उससे पहले वो बाहर आ जाए, उसको ऑटोनॉमी मिले, स्वतंत्रता मिले, ठीक है। खैर वो तो एक फिजिकल हो गया, लेकिन हम मेंटली भी क्या चाहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल भी ऑटोनॉमी चाहिए, हम किसी और के डिसीजन को अपने ऊपर थोपा हुआ नहीं चाहते, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया आपका इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऑटोनॉमी। आई होप आपको मेरी बात समझ है कि हम अपने विचारों पे, अपने डिसीजंस पे, अपने काम पे ऑटोनॉमी चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। नंबर 3 पे जो है आप लोगों को बात याद रखना है, वो है रिलेटेडनेस, ठीक है। रिलेटेडनेस मतलब कि हम सब चाहते हैं कि हम किसी ना किसी से रिलेट करें, ठीक है। हम सब अपना फैमिली स्ट्रक्चर चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि हमें कोई पसंद करे और हम किसी को पसंद किए जाए, ठीक है। हम किसी को पसंद करें और हमें किसी के द्वारा पसंद किया जाए, ठीक है। और हम समाज में रहे, समाज हमसे जुड़ा रहे, हम समाज से जुड़े रहे, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग जो है वो एक सोशल एनिमल है, ठीक है, जो सोसाइटी में रहकर ही बढ़ता है, फलता है, फूलता है, ग्रो करता है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहते हैं रिलेटेडनेस, ठीक है, संबंध बनाना चाहते हैं, किससे, हमारे माता पिता से, भाई बहन के साथ में, फैमिली के साथ में, समाज के लोगों के साथ में, सोसाइटी में, ठीक है। तो इसलिए ये वाली चीज़ जो होती है, ये भी ह्यूमन बीइंग के अंदर से डिज़ायर होता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जिसको बोलते हैं रिलेटेडनेस। आई होप आपको रेयान डेसी की जो थ्योरी है वो शॉर्ट में मैंने समझाई, समझ आ गई होगी। डन, याद रखना देसी कार। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखेगा। Given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, ठीक है। assertion reason का क्वेश्चन है, ठीक है। हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। हल की ड्राइव रिडक्शन की थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने उस थ्योरी को कवर किया हुआ है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको इसमें कुछ समस्या हो तो। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप एक बार आप पढ़ के और इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन वापस बोलते हैं। असर्शन ये बोलता है कि ड्राइव रिडक्शन वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ पीपल टेकन टू रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय नीड्स। ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत ये बताता है कि जो लोग हैं वो इसलिए एक्शन लेते हैं, एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ पीपल टेकन टू रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय, तो जो नीड की वजह से टेंशन क्रिएट होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, उसको कम करने के लिए एक्शन लिया जाता है। ये हाल से ड्राइव रिडक्शन थ्योरी बोलती है ना, असर्शन। और रीजन क्या बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी मेंटेन बैलेंस, ह्यूमन बॉडी मेंटेन बैलेंस इट्स फिजिकल स्टेटस, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, ठीक है। पढ़िए और इसका आंसर कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए बात करते हैं। देखिए पहला जो स्टेटमेंट है ना, क्या बोला, ड्राइव रिडक्शन वाज प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द एक्शंस ऑफ पीपल टेकन टू रिड्यूस टेंशन क्रिएटेड बाय नीड्स। बिल्कुल सही बात है। हल ने जब बताया था, हल ने यही बताया था कि जब हमारी बॉडी में किसी चीज़ की, मटेरियल की और एनर्जी की कमी होती है तो वो नीड जनरेट होती है, और वो नीड क्या करती है, आपको साइकोलॉजिकल लेवल पे एक टेंशन क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो ड्राइव है उसको कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, खाना खाने के लिए जाते हैं अगर आपको भूख लगी है तो, ठीक है। तो उस टेंशन को, साइकोलॉजिकल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ही पीपल क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट यानी कि असर्जन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं दूसरी तरफ, रीजन की तरफ। रीजन में लिखा हुआ है कि ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स बैलेंस इट्स फिजिकल स्टेट्स, जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है,
वो है ना फिजिकल स्टेट में बैलेंस चाहती है, जिसको उन्होंने होम्योस्टेसिस नाम दिया। बिल्कुल सही बात है कि है ना हल ने होम्योस्टेसिस के सिद्धांत पे ही उनकी थ्योरी दी। उसमें उन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बॉडी है वो बैलेंस की, हमेशा आराम की सिचुएशन में रहना चाहती है। जब कभी ये बैलेंस जो है वो डिसरप्ट होता है, तो मतलब कि ये होम्योस्टेसिस जो है बॉडी का डिसरप्ट होता है, तो फिर क्या होता है कि ड्राइव जनरेट होती है, और वो क्या करवाती है, उस टेंशन को दूर करने के लिए फिर इंसान एक्शन लेता है, ताकि वापस से कौन सी सिचुएशन में आ सके, होम्योस्टेसिस में आ सके। तो आई होप आपको ये बात समझ आएगी। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन होम्योस्टेसिस की ये वाला जो रीजन है वो होम्योस्टेसिस के डेफिनेशन दे रहा है आपको। किसके डेफिनेशन दी ने? होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन दी। और जो असर्शन है वो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो ये भी कुछ डिफाइन कर रहा है और ये भी कुछ डिफाइन कर रहा है। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो एक ही सही से एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना। बात समझ आई? तो इसका आंसर आएगा आपका बी वाला, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब इसमें और क्या है, क्यों है, कैसे है, ये थ्योरी मैंने आपको इसी चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी बाय नाजमीन मैम, उसमें देखिएगा। उसमें आपको हल्स टाइप रिडक्शन मैंने पढ़ा रखा है, एक बार वहां जा करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं, हाँ यहाँ पे डाउट जरूर क्लियर होता है, डाउट जरूर होता है कि है ना मैम अगर इसमें बिकॉज लगाएंगे तो ये बताएगा कि है ना बात तो सही है कि होम्योस्टेसिस बैलेंस करना चाहते हैं इसलिए ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दे रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ड्राइव रिडक्शन वाज प्रपोज टू एक्सप्लेन, यहाँ पे बता रहा है ड्राइव रिडक्शन की डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ये होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीजें, दोनों अलग अलग चीजों को डिफाइन कर रही है, ठीक है। एक दूसरे का रीजन, कारण, एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही, इसलिए इसका आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, याद रखेगा, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसमें जो एनटीए के आंसर किए उसमें भी इसका आंसर बी ही है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िएगा इसको। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ पर्सन हु इज हंग्री इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन साइकिल, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल के बारे में भी मैंने बात की है, पढ़ा रखा है, आप लोग है ना इसी चैनल पे वीडियो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोटिवेशन साइकिल के अकॉर्डिंग इसका आंसर करना है, ठीक है। तो पढ़े, हमको क्या क्या स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले स्टेप दिया है हमको डिसइक्विलिब्रियम, मतलब असंतुलन की अवस्था। उसके बाद बताया रीचिंग गोल, गोल को प्राप्त करना। अगला इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, मतलब हम जो कुछ भी एक्शन ले रहे हैं, जो एक्शन लेने वाला व्यवहार कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। अगला है होम्योस्टेसिस, उसके बाद में कंजम्पशन ऑफ फूड, ठीक है। तो इसका आंसर बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा, सबसे पहले अगर मोटिवेशन साइकिल की बात करें तो मोटिवेशन साइकिल में सबसे पहले आते हैं नीड, नीड के बाद आपके बात आती है ड्राइव, ड्राइव के बाद में आता है अराउजल, अराउजल के बाद आपके पास में आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, इसके बिहाफ पे आप आंसर बनाइएगा, बन जाएगा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर के बाद में आता है आपका अचीवमेंट, और अचीवमेंट के बाद आपका आता है रिडक्शन ऑफ ड्राइव। और ये साइकिल फिर चलता रहता है, ठीक है। तो बताइए इसका क्या होगा आप लोग, ये हिंट है आपकी, हिंट बताइए क्या आएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थोड़ा सा अलग जाएगा। सबसे पहले नीड होना मतलब कि आपकी बॉडी डिसइक्विलिब्रियम फील कर रही है, ठीक है। तो बताइए इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले। देखिए आपको जब साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करना होते हैं ना, तो सबसे मेन चीज होती है साइकोलॉजी में उसके ऑप्शन, ठीक है। तो अब है ना ऑप्शन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, कि कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। लेट्स चेक फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है ए, ए पहले आएगा मतलब डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको मार्क किया जा सकता है तो अब इसको रख देते हैं साइड में, ठीक है।
उसके बाद में बोल रहे हैं डी, डी क्या है, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस वाली सिचुएशन में हम पहले से होते हैं, तो इसको भी एक बार सोचा जा सकता है, ठीक है, तो इस पे भी हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। अगला है सी, सी क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर पहले से कैसे आप एक्शन लोगे, जब आपकी बॉडी में अगर कोई नीड जनरेट ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जाके उठ के और सीधे खाने तो नहीं लग जाओगे। अगर आपको भूख भूख नहीं लगी तो जाके डायरेक्ट किचन में तो जाओगे नहीं कुछ खाने पीने के लिए, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर तो हम नहीं दिखाते हैं, तो इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर हम नहीं दिखाते, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब अगला ऑप्शन जो है आपका वो है, देखिए ई, ई पहले होगा, कंजम्पशन ऑफ फूड। क्या आप पहले से खाना खाते हुए हैं, पहली सिचुएशन में ही खाना खा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है, पहली सिचुएशन खाना खाने वाली नहीं होती है, पहले आपको भूख लगती है, ठीक है, आप डिसइक्विलिब्रियम में जाते हैं, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपके नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके हट गए। अब बचे दो ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो उन दोनों को बारीकी से चेक करते हैं एक बार। सबसे पहले वाला ऑप्शन बोल रहा है आपको ए, ओ मतलब ए मतलब पहले आपका क्या होगा, डिसइक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद में सी मतलब आप डिसइक्विलिब्रियम होगा तो आप इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर दिखाएंगे। ये देखिए, नीड मतलब नीड तभी जनरेट होती है जब आपकी बॉडी डिसइक्विलिब्रियम में होगी, जब आपका होम्योस्टेसिस गड़बड़ हो चुका होगा, ठीक है, बात समझ आई। तो डिसइक्विलिब्रियम इज द फर्स्ट पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो याद रखना सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा, डिसइक्विलिब्रियम आएगा, नो डाउट, नंबर 1। नंबर 2 पे बात करेंगे हम कि जब आपका डिसइक्विलिब्रियम होगा तो आप क्या करेंगे, मतलब आपकी नीड जनरेट होगी तो ड्राइव जनरेट होती है, अराउजल है। अब ये पूरे में ड्राइव और अराउजल की बात तो कर नहीं रहे, डायरेक्ट ये बता रहे हैं कि क्या होगा, आप इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर करोगे, मतलब ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बताओगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को ही इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर कहते हैं, बात समझ आई। जरूरी नहीं कि वो सारे स्टेप दे, जितनी भी स्टेप दे आपको उसको ध्यान रखना है कि उनको आप सीक्वेंस में कैसे करेंगे ना। तो सबसे पहले डिसइक्विलिब्रियम, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, बिल्कुल सही है। नंबर 3 पे आपका क्या आ जाएगा, बी, बी क्या है आपका, रीचिंग गोल, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आप, है ना, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हुआ था, फिर आपको अचीवमेंट हुआ, अचीवमेंट हो गया मतलब कि जैसे आपको भूख लगी थी, और अचीवमेंट मतलब कि आपको खाना मिल गया, खाना मिल गया मतलब क्या हो गया, आपने अपने गोल को रीच कर लिया, अपने गोल तक आपने पहुंच बना ली, बात समझ आई। तो इसी को क्या बोलते हैं, रीचिंग गोल, डन, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद में क्या हुआ, ई, एक मिनट, रीचिंग गोल, ठीक है। उसके बाद है ई, कंजम्पशन ऑफ फूड। रीचिंग गोल, सॉरी यहाँ पे रीचिंग गोल का मतलब है गोल तक पहुंचना, ठीक है। अब गोल तक आप पहुंचे मतलब आप खाने तक पहुंच गए, अब खाने की तक पहुंच गए तो अब खाना खाना पड़ेगा ना, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। रीचिंग गोल मतलब कि जो आपका गोल है, मतलब जो फूड है, खाना है, उस खाने की तरफ आप गए, और खाने की तरफ जाने के बाद में आपने क्या किया कि फूड को कंज्यूम किया, खाना खाया, और खाना खाने के बाद में सी क्या हो गया, एक मिनट में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, एक मिनट रुकिए। चलिए, ये वाली सिचुएशन है आपकी, ये वाली, ठीक है। सबसे पहले ए, डिसइक्विलिब्रियम, सी क्या हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर, उसके बाद में बी क्या हो गया, रीचिंग गोल, उसके बाद ई, कंजम्पशन ऑफ फूड, और डी हो गया है होम्योस्टेसिस। आप होम्योस्टेसिस एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देती हूँ, ताकि जो कंफ्यूजन की वजह से अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसको सुधार लेंगे, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी डिसइक्विलिब्रियम में आई, मतलब हमको असंतुलन की स्थिति में आई, मतलब भूख लगी तो रेस्टलेसनेस हुई, मतलब जो आपका पहले होम्योस्टेसिस था, आप आराम से बैठे थे, वो गड़बड़ हो गया। नंबर 2 पे क्या हुआ, जैसे डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी तो आप क्या करेंगे, व्यवहार दिखाएंगे, किसकी तरफ से, जहां पे खाना है वहां पे जाएंगे आप, तो हो गया आपका इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर। नंबर 3, जब आपका किचन, जैसा आप किचन में गए, वहां पे क्या रखा हुआ है, फूड रखा हुआ है, तो आप खाने की तरफ गए, वहां पे आपने देखा कि खाना है, तो आप चले और आप अपने गोल तक पहुंच गए कि यार फूड रखा है, ठीक है। अब जब फूड मिल गया, गोल तक पहुंच गए, आपने फूड लिया अपनी थाली में और उसको खाना शुरू किया, तो आप क्या करें, कंजम्पशन ऑफ फूड कर रहे हैं, और जैसे आप खाना खा लेंगे उसके बाद में आपकी क्या सिचुएशन आ जाएगी, होम्योस्टेसिस की। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। यही वाला है, नीड होती है, ठीक है, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, फिर आप कंजम्पशन ऑफ फूड कर रहे हैं, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, और उसके बाद में आपकी जो भूख है वो शांत हो गई, और ड्राइव शांत हो गई, शांत हो गई मतलब वह होम्योस्टेसिस में आ गए। आई होप ये वाला आंसर आपको समझ आ गया। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। अरेंज इन ऑर्डर द हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मैस्लो, ये वाला तो इससे पहले भी हो चुका है,
बट आप फिर भी इसको एक बार देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, आप इसके बिहाफ पे इसको आंसर कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, अरेंज द हेरारकी ऑफ नीड बाय मेस्लो। मेस्लो की जो हेरारकी ऑफ नीड उन्होंने दी थी, उसके अकॉर्डिंग इन सबको हमको क्या करना है, सीक्वेंस में लेकर के आना है। बताइए क्या आता है, क्या क्या ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको फिजियोलॉजिकल, एस्टीम, अफिलिएशन, सेफ्टी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बताइए इसमें क्या क्या आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि जो मेस्लो ने हेरारकी ऑफ नीड का पिरामिड दिया था, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ इसको, ठीक है। उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया था, बताइए कौन सी नीड थी, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मतलब कि शारीरिक अवस्था या फिर जो सर्वाइवल नीड है उसको पूरा किया जाएगा। तो फिजियोलॉजिकल नीड होती है सबसे पहले। नंबर 2 पे फिजियोलॉजिकल नीड जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरी आती है नीड, वो होती है आपकी सेफ्टी नीड। कौन सी नीड होती है, सेफ्टी नीड, कि फिर हम इंसान अपना खाना पीना सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, कि हाँ 2 वक्त का खाना, 3 वक्त का खाना अच्छा से मिल रहा है। जब ये पूरा हो जाता है तो फिर हो जाता है कि जहाँ पे वो रह रहा है उसके आसपास की जगह है वो सेफ हो, ठीक है, सुरक्षित जगह वो रहने के लिए ढूंढता है। तो उसके बाद आता है सेफ्टी, और जब सेफ्टी पर्पस पूरा हो जाता है तो फिर नीड होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस की, ठीक है। फिर इंसान चाहता है कि कोई उसका परिवार हो, फैमिली हो, ठीक है, सिबलिंग्स हो जिनके साथ वो अच्छे से रह सके, ठीक है। उसके बाद में अगला है, जब ये भी पूरी हो जाती है तो अगली नीड होती है आपकी एस्टीम नीड, ठीक है। और एस्टीम नीड भी कंप्लीट हो जाती है तो फिर इंसान कौन सी नीड पे जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली। अब है ना, एक एक करके इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ ले, हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ बट एक बार और समझ लेते। सबसे पहले मेस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है उसमें सबसे पहले कौन सी नीड आती है, नंबर 1 पे फिजियोलॉजिकल नीड, मतलब शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति। नंबर टू पे कौन सी नीड आती है उनकी, सेफ्टी नेट, मतलब वो चाहता है सुरक्षित जगह पे, जब सुरक्षित जगह भी मिल जाती है तो वो चाहता है फैमिली, लव एंड बिलोंगिंगनेस। उसके बाद में नंबर 4 पे जब उसकी ये वाली फैमिली वाली नीड कंप्लीट हो जाती है तो नंबर 4 पे वो चाहता है कि समाज में उसका मान हो, सम्मान हो, ठीक है, उसका स्टेटस हो। क्लियर, तो स्टेटस के लिए क्या करता है, चाहता है कि ये सब चीज़ें हो, ये नीड होती है उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं एस्टीम नीड। और एस्टीम नीड के बाद जो लास्ट वाली है, जब उसकी सारी नीड्स कंप्लीट होती है तो जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है कि कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, उसके बारे में पूरा जानना, और सारी नीड का फुलफिलमेंट जब हो जाता है, इंसान फुलफिल महसूस करता है, तो होती है उसकी सेल्फ, मतलब फुलफिल करने की, खुद में फुलफिल महसूस करने की जो नीड होती है वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग बनाइए, अब तो बन जाएगा आपसे। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आएगी, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड कहाँ पे है, सभी जगह पे फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है। नंबर 2 पे क्या आएगा आपका, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, सेफ्टी नीड। देखिए सेफ्टी नीड कहाँ पे, डी पर है, कहाँ पे, डी पे, तो डी कहाँ पे, ये रहा, ठीक है। तो सेल्फ एक्चुअलाइज सबसे पहले हो गया आपका फिजियोलॉजिकल नीड। उसके बाद में हो गया आपका डी, सेफ्टी नीड। नंबर 3 पे आपका होगा अफिलिएशन। नंबर अफिलिएशन मतलब कौन सी नीड हो गई आपकी, यही वाली नीड, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या हो गया, बी एस्टीम नीड, और उसके बाद में ई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, बार बार पूछता है एनटीएस को, एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए। फेवरेट टॉपिक ऑफ एनटीए है ना। देखिए स्माइल भाई स्माइल बना दी, ये टॉपिक ही उनका बहुत ज्यादा फेवरेट है, ठीक है, किनका, एनटीए का। बार बार पूछते हैं, मतलब ये वाला टॉपिक, इससे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। कौन सा है ये, कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन है आपका, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन है आपका, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन, एंड इंडिकेट योर आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो।
असर्शन है इन सम केसेस पीपल अटेम्प्ट टू रीच द गोल स्लोली एंड हेजिटेंटली। मतलब कुछ केस में क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने गोल की तरफ धीरे धीरे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस होकर के सोच सोच के डर डर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। रीजन बता रहा है इन अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट अ सिंगल गोल हैज पॉजिटिव वैलेंस एज वेल एज अ नेगेटिव वैलेंस। मतलब कि जो अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट है उसमें जो लोग हैं इस सिंगल गोल की तरफ, मतलब कॉन्फ्लिक्ट है उसमें एक सिंगल गोल के दो एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। क्लियर? अगर आपने कर्ट लेविन की थ्योरी पढ़ी होगी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, उसमें उन्होंने 4 तरह की कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया, अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये वहां से क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले तो मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप आंसर करना। पहले थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, थ्योरी क्या बोलती है ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है मोटिवेशनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? जब हमारे सामने कोई सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन में हमको डिसीजन लेना होता है कि ये करें या ये करें। ठीक है, उसमें उन्होंने कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। ठीक है, जब हम किसी गोल को या किन्हीं दो गोल्स के बीच में किसी एक को चूज करना होता है तो उस दौरान जो हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, मतलब हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन होता है, उसको उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया। ठीक है, और बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। किसने बताया? कर्ट लेविन ने। अप्रोच अप्रोच, अप्रोच अवॉइडेंस, अवॉइडेंस अवॉइडेंस और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि बोला क्या है। ये देखिए, यहाँ पे है ना, नंबर 1 पे याद रखेगा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 2 पे याद रखेगा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 3 पे याद रखेगा अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक और होता है मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा जब ये 3 समझ आ जाएगा। तो थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, मैं पूरी थ्योरी नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि हम प्री वाईक्यूज कर रहे हैं, लेकिन एक आपको आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको पढ़ना कैसे, कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, बात समझ आई? चलिए स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखिए कि अगर आपके सामने 2 सिचुएशन हो, कौन सी? लाइक है ना, आपको एक कार भी खरीदनी है, मतलब आपको एक नई कार खरीदनी है और आपको कहा जाना है गो ऑन एन एक्सटेंडेड वेकेशन, है ना। मतलब आपको किसी ने 2 ऑफर दिए, है ना, कि यार है ना, या तो कार खरीद लो या कहीं बाहर अच्छी जगह घूम करके आ जाओ। ठीक है, तो अब 2 सिचुएशन है, ये भी अच्छी है, कार खरीदना भी बुरा नहीं है और घूमना भी बुरा नहीं है, दोनों मतलब फेवरेबल सिचुएशन है। तो जब 2 फेवरेबल सिचुएशन में से कोई एक चीज को चूज करना होता है, जब 2 फेवरेबल गोल्स में से किसी एक गोल को चूज करना होता है तो उसको बोलते हैं, अब उस टाइम पे जब हम सोचते हैं थोड़ी देर रुक करके कि क्या करूं ये या ये या ये, ठीक है, दिमाग में आता ना कि कार खरीदूं कि घूमने जाऊं कि कार खरीदूं। तो इस तरह का जो सिचुएशन होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो अप्रोच होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आपको ये 2 ऑफर मिले तो आप कौन सा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है, कार खरीदेंगे या घूमने जाएंगे। हाँ, अब ये नहीं बोलिएगा, बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कार खरीद लेंगे, में बहुत ज्यादा पैसे क्या आते हैं, घूमना फिरना तो कम पैसे में हो जाते है ना। दिमाग लगाएंगे तो बंदे ये भी बोल सकते हैं। चलिए ठीक है, मजाक की बात है, चलते हैं अगले वाले पे। अगला वाला है आपका अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस के में अगर आपको बोले कि आपको एक नया घर खरीदना है, ठीक है, और उसके साथ में क्या है, इनकर ह्यूज मॉर्गेज, लेकिन उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा जो है अमाउंट देना भी पड़ेगा मॉर्गेज पे। ठीक है, तो अब घर भी खरीदना है, एक बहुत बड़ा अच्छा घर भी खरीदना है, लेकिन उसके साथ में फिर एक मॉर्गेज भी आएगा। तो एक ही सिचुएशन है, उसमें प्लस पॉइंट भी है और माइनस पॉइंट भी है। तो इसको बोलते हैं अप्रोच, मतलब कि अच्छा है घर खरीदना लेकिन मॉर्गेज वो बुरा है, तो आप उसको अप्रोच भी करना चाहते हो लेकिन जो मॉर्गेज है उसको अवॉइड भी करना चाहते हो, तो इसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, जब एक फेवरेबल सिचुएशन हो और दूसरी अनफेवरेबल सिचुएशन हो लेकिन आपको चूज करनी पड़ेगी, तो उसको बोलते हैं अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगला है अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि सरेंडर योर ड्राइवर्स लाइसेंस फॉर स्पीडिंग, ठीक है, और या फिर पे $100 टू कीप योर लाइसेंस। ठीक है, मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कार ड्राइव करते समय आपसे कुछ गलतियां हुई, ठीक है, तो वहां पे आपके सामने 2 सिचुएशन आई कि या तो आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा या फिर आप क्या करो, इसका
आप इसका क्या करो, जुर्माना भरो, ठीक है। आपसे क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, पैसे मांग रहे हैं, बताइए क्या करेंगे। मतलब ना तो आप अपना लाइसेंस देना चाहते हैं और ना ही पैसे देना चाहते हैं, मतलब ये भी नहीं ये भी नहीं। तो जब इस तरह की सिचुएशन है, जब आप इसको भी छोड़ना चाहते हैं, इसको भी सोचना छोड़ना चाहते हैं, दोनों ही खराब सिचुएशन हो लेकिन फिर भी चूज करना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। आई होप आपको बात समझ आ गई, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट में ये होता है कि बहुत सारी चीजें आपको, एक ही चीज है उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है और उसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। आगे जब हम में वीडियो लेक्चर में बात करेंगे तो आगे के PYQs की बात करेंगे। इसके साथ में आपको इसी चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की पूरी सीरीज मिल जाएगी, जो कि आपकी नेट JRF की जर्नी में, जो कि आप दिसंबर में अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें बहुत सारी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। तो प्लीज़ जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और एक और बात लास्ट में जाते जाते बोलना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम है ना हल्के में नहीं लेते। आप है ना ऐसे नहीं सोचेगा कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, अभी तो इतना टाइम है। प्लीज टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम यू मस्ट स्टडी, ठीक है। एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, 6 आवर्स, 7 आवर्स तो आपको देने ही देने हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो पेपर 1 में भी आपको टाइम देना है, पेपर 2 में भी देना है, तो है ना इन सब चीज़ों को हल्के में ना लीजिएगा। अगर आप है ना पढ़ नहीं रहे और सिर्फ सपने देख रहे हैं कि ये हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पूरा लग करके अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका नेट JRF हो जाएगा और आप अपने करियर में एक स्टेप आगे हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग पढ़िए, ठीक है। और इस पूरे पढ़ाई में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि आपकी हेल्प की जा सके, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।